फ्रेंड्स, वेलकम टू ambitiousbaba.com। ambitiousbaba.com के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग चलिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि परसेंटेज टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके मिसलेनियस क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है और साथ में ये डेटा इंटरप्रिटेशन में काफ़ी यूजफुल है, जो कि आपके बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज डेटा इंटरप्रिटेशन, और मैं डेटा इंटरप्रिटेशन से पहले ये सब टॉपिक इसीलिए कवर कर रहा हूँ ताकि डेटा इंटरप्रिटेशन के टाइम पे आपको ये हेल्पफुल हो। तो परसेंटेज टॉपिक डीआई के लिए इंपॉर्टेंट है ही, और साथ में इसके मिसलेनियस के भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा लाइक एसएससी वगैरह में और रेलवे में सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक से कवर किए जाते हैं, रेलवे वगैरह के मिसलेनियस क्वेश्चन में। तो चलिए, परसेंटेज हम लोग समझते हैं। परसेंटेज, इसको हिंदी में हम लोग प्रतिशतता कहते हैं। प्रतिशतता, प्रतिशतता है ना। अभी परसेंट हमें समझना है। परसेंट यानी कि प्रतिशत। मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। अच्छा, परसेंट। अभी अभी देखिए, जैसे कि हम लोग एक वर्ड सुने होंगे, मीटर पर सेकेंड, ऐसे रहता है ना, मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखते हैं। तो मीटर पर सेकेंड को ऐसे भी लिखते हैं ना, मीटर पर सेकेंड। जब भी यहाँ पे लिखा रहे मीटर पर सेकेंड, तो हम लोग कैसे लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड, यानी पर का मतलब होता है 1/, और सेकंड है तो इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे सेकंड, है ना। और यहाँ मीटर है तो ऊपर में मीटर इंटू 1 यानी कि मीटर लिखेंगे। तो मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखा जाता है। तो जब भी PER ये वर्ड हो, इसका मतलब होता है 1/। तो परसेंट लिखा, और सेंट का मतलब क्या होता है? सेंट का मतलब होता है 100। शत का मतलब क्या होता है? 100। प्रति का मतलब भी होता है 1/। तो परसेंट को, जब भी परसेंट को ऐसे इस साइन से इंडिकेट करते, जब भी ये साइन रहेगा उसका मतलब हो गया 1/100। यानी कि परसेंट मतलब क्या? परसेंट का मतलब है 1/100। जब भी यहां पे लिखा रहेगा परसेंट, तो आपको वहां पे 1/100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सपोज लिखा है 80 का 20%, तो आपको क्या लिखना है? 80 इंटू 20%, यानी कि 0 0 कैंसल, दैट इज 16। तो परसेंट जब भी था तो हमने क्या किया? 1/100 लिख लिया। तो ये जब भी आपको सॉल्व करना हो ऐसे क्वेश्चन, आपको परसेंट दिखे तो आपको अपॉन 100 लिख देना है। तो ये था कि परसेंट क्या होता है, वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए, कुछ और चीजें हैं आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। परसेंट में कुछ वैल्यू होते हैं परसेंट में, तो वो आपको ध्यान रखना चाहिए। उससे आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काफी हेल्पफुल होगा। क्या रहता है वो वैल्यू? देखिए, जब भी फ्रेंड किसी भी नंबर में 100% लिखा रहेगा, 100% लिखा रहेगा, तो आपको क्या करना है? उसको मल्टीप्लाई कर देना है। किससे? मल्टीप्लाई बाय, किससे कर देना है मल्टीप्लाई? 1 से। और जब भी आपको मैं अभी कुछ कुछ ऐसे वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, जैसे 90% भी है, 9/10 लिख सकते हैं। अभी 75%, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज को ही पिक कर रहा हूं। अगर 75% लिखा है तो आपको क्या करना है? 3/4 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों? क्योंकि अगर देखिए 75% को ऐसे लिखेंगे तो 25 से 3, 25 से 4, यानी कि 3/4 होता है ना। तो बात वही है, इसलिए मैं उसको यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख रहा हूं। और आपको ये याद रखना है, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो आपको ये सब चीजें याद रखना है, ताकि आप कहीं पे भी आपको 75% दिख गया तो आप फटक से उसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जल्दी आ जाएगा। ठीक है ना। 75% लिखा रहेगा तो आपको 3/4 से मल्टीप्लाई कर देना। 66 एंड 2/3% रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? 2/3 से मल्टीप्लाई कर दे। फ्रेंड देखिए, जैसे सपोज 33 ऐसे लिखा रहे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 66 एंड 2/3% ऑफ 33। तो दिखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अगर आप 66 एंड 2/3% की जगह पे सिर्फ 2/3 यूज करें तो देखिए अपना आंसर कितना जल्दी आ गया, 22 आ गया ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना। क्यों होता है? बिकॉज 66 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 198 प्लस 2, 200/3 इंटू परसेंट लिखा है तो ये कितना हो जाएगा? 2/3। दैट्स वाई कि हमने इस पूरी जगह की जगह पे 2/3 लिखा, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये चीजों को आपको याद रखना है। जब भी 66 एंड 2/3% रहेगा तो आप 2/3 लिखेंगे। 50% तो आपको पता ही होगा, 1/2।
33 एंड 1/3, देखिए बहुत सारे वैल्यू है बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट सिर्फ कवर कर रहा हूं। 1/3 लिख देना है, मल्टीप्लाई बाय 1/3, 25% रहेगा तो आप लिखेंगे 1/4, बराबर ना। 20% रहा तो 1/5, 10% रहा तो 1/10, ऐसे लिख सकते हैं। 5% रहा तो 1/20, ऐसे कर सकते हैं आप, बराबर ना। इन चीजों को आपको ध्यान रखना। एक और वैल्यू जो जनरली आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे, जैसे कि आपको ये वैल्यू जब भी आप सॉल्व करते हैं, खासकर डेटा इंटरप्रिटेशन के टाइम पे, ये सब वैल्यू आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे, तो ये सब वैल्यू को थोड़ा ध्यान में रखना। एक वैल्यू ये भी बहुत ज्यादा दिखेगा आपको, तो इसका मतलब होता है 1/6, ठीक है। कैसे होता है ये देखिए, 48 + 2 यानी कि 50/3, और परसेंट का मतलब तो आपको पता ही है 100, तो 1/6, ठीक है। तो ये वैल्यू भी आपको याद रखना है, तो जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उस टाइम पे आपके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लीज नोट डाउन करके रखिए इन वैल्यू को। तो 16 एंड 2/3% भी एक मेरी तरफ से आप उसको रख लीजिए, एक आप नोट डाउन कर लीजिए। एक और वैल्यू है 12 एंड 1/2%। अभी इसका क्या होता है, इसका होता है 1/8। कैसे, ये हो गया 24 और एक 25/2 इंटू 1/100, तो 4 1/8। तो ये सब वैल्यू भी, एक ये वैल्यू और जितना मैंने लिखाया है यहाँ पे, ये सब वैल्यू को आप नोट डाउन कर लीजिए और आप इसको याद रखिएगा, तो काफी यूजफुल होगा जब आप परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड, ये तो बेसिक चीजें था परसेंटेज का। इसमें कुछ फॉर्मूले भी हैं, तो फॉर्मूले हम तब यूज करेंगे जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। उस टाइम पे जब फॉर्मूला आएगा तो हम फॉर्मूले के बारे में भी आपको बताएंगे कि क्या फॉर्मूला है। पहले से ज्यादा फॉर्मूला का बर्डन नहीं लेना है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन मैंने जस्ट एक सिंप्लीफिकेशन टाइप कर लिया है और परसेंटेज का पूरा यूज है उसमें। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, 40% ऑफ 265 प्लस 35% ऑफ 180 इक्वल टू 50% ऑफ व्हाट। किसका आधा होगा, मतलब किस नंबर का आधा होगा, ये पूरा का पूरा। चलिए देखते हैं। परसेंट है फ्रेंड, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, जब भी परसेंट रहे तो हमें क्या करना चाहिए, उसको 40% यानी 40/100। ऑफ लिखा है तो मल्टीप्लीकेशन और सिंप्लीफिकेशन को, जब मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन टॉपिक भी बताया था तो उस टाइम पे भी बोला था कि एकदम पूरा एक लाइन में नहीं सॉल्व करना है, धीरे धीरे सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि कितना आएगा। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5 से अगर इसको कट करते हैं तो कितना हो जाएगा 53 का डबल क्या हो जाएगा 106। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसको जब हमने सॉल्व किया तो 106 आया। दूसरा पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं, और एग्जाम में अगर आप पार्ट बाय पार्ट करते हैं जल्दी होगा, ये मत समझिएगा टाइम लगेगा, जल्दी होगा, ठीक है। 35% लिखा है ऑफ, यानी 180, 0 कैंसल, 5 से ये हो गया 7, ये हो गया 2 और ये हो गया 9, तो यानी कितना हो जाएगा 63। इसको सॉल्व किए तो 106, उसको सॉल्व किए तो कितना हो गया 63। दोनों को ऐड चूंकि करना है ना हमें, तो कितना आ रहा है 169 आ रहा है इधर का। क्या पूछा है उधर, 50% ऑफ व्हाट, यानी कि 50% ऑफ, और हमें अभी अभी देखे थे 50% ऑफ एक्स। तो ये कितना हो जाएगा 2 ना, 1/2। अभी थोड़ी देर पहले भी देखे थे, जब भी 50% रहे तो मतलब हाफ होता है वो, तो ये हाफ हो गया इंटू एक्स। और इधर को हमने सॉल्व करके कितना लाया था 169, है ना, इधर वाला पार्ट को सॉल्व किया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 338, अपना यही आंसर है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है, अ कैंडिडेट अपियरिंग फॉर एन एग्जाम हैज टू सिक्योर 35% मार्क्स टू पास। उसको पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए था, 35% मार्क्स चाहिए था, 35% मार्क्स चाहिए था क्या पास होने के लिए, बट ही सिक्योर्ड ओनली 40 मार्क्स। वो सिर्फ 40 मार्क्स लेता है ना, सिर्फ 40 लेता है, और 35% मार्क्स पास होने के लिए चाहिए। 40 मार्क्स लेता है और कितने मार्क्स से फेल हो जाता है, एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स, यानी 30 मार्क्स से वो फेल हो जाता है। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ टेस्ट, मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स था उस टेस्ट का कितना था। देखिए फ्रेंड, 40 मार्क्स लेता है वो और फेल कितने से हो जाता है 30 से,
यानी पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए था, 70 मार्क्स चाहिए, 70 मार्क्स चाहिए। तो हम बोल सकते हैं 70 मार्क्स जो है वो फेल होने के लिए, सॉरी, पास होने के लिए चाहिए। तो 35% पास होने के लिए चाहिए, दैट इज इक्वल टू 70 मार्क्स, यही है ना। 35% इक्वल टू 70 मार्क्स। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स हमें पता है ना 100% ही होता है, 100% ही होता है, दैट इज इक्वल टू कितना पूछा है। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70 इंटू 100 अपॉन 35। ठीक है, आप ये सोचिए, ये मत सोचिएगा परसेंट कहाँ गया, अगर परसेंट इसमें है तो परसेंट यहां पे भी है, ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो उतना नहीं लिखना है। तो 200 इज द मैक्सिमम मार्क्स, जो कि अपना आंसर है। ठीक है, ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, द इनकम ऑफ ए इज 150% ऑफ द इनकम ऑफ बी एंड द इनकम ऑफ सी इज 120% ऑफ द इनकम ऑफ ए। If the total income of A, B and C is 86,000, तो what is C's income? मतलब तीनों का इनकम कुछ है, A, B और C का। तो A का इनकम क्या बताया गया, 150%, क्या 150% द इनकम ऑफ B, है ना। B का जो इनकम होगा उसका 150% A का इनकम है, एंड C का इनकम क्या बोला है, 120% A का इनकम। तो एक काम करते हैं, इसमें 3 पर्सन है, A, B और सी। बी का इनकम हम 100 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, या 100x, दोनों बात एक ही है। अगर नहीं भी लिखेंगे x तो भी चलेगा। अगर आपने 100x इसको मान लिया b को, तो a का कितना हो जाएगा, क्लियर कट लिखा है 150% ऑफ b, है ना। तो 100 का 150% कितना होगा, वही होगा ना, इसीलिए 100 माना जाता है। और परसेंट टॉपिक में हमेशा ध्यान रखिएगा, x से ज्यादा जनरली हम लोग मानते हैं ना कि माना x या सपोज x या लेट x, तो वहां पे x से ज्यादा आप 100 की ओर प्रेफर कीजिए, अगर पॉसिबल हुआ तो। किसी क्वेश्चन में कभी कभी नहीं मान सकते आप 100, ठीक है, वैसे क्वेश्चन को अवॉइड। और जब प्रैक्टिस ढेर सारा क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कहां पे 100 मानना चाहिए, कहां पे x मानना चाहिए। बट मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको 100 लेके करना है, ताकि आपका क्वेश्चन ज्यादा ईजी हो जाए। तो यहाँ पे a 150 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 150% है, b 100। अभी क्या बोला, c जो है क्या है, 120% है, किसका, a का, b का नहीं, a का कितना, 120%। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब कितना हो गया, 15 दूना 30, बाकी 3 15 और 3 18। तो ये c का भी निकल गया, a का निकल गया, b का निकल गया, x के फॉर्म में है मान लीजिए, तो मैंने लिखा नहीं है। तो ए बी सी तीनों का निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बी और सी तीनों का इनकम कितना है, 86,000। जबकि हम यहां पे अगर देख रहे हैं तो 18 15 33 और 10 43 430। तो हम बोल सकते हैं दिस इज, हमने टोटल कितना माना है यहाँ पे 430, जबकि क्वेश्चन में क्या बोला है, टोटल जो है 86,000। तो इसको आप इक्वलाइज कर दीजिए, 86,000 लिख दीजिए, 430 इक्वल टू 86,000। तो किसका पूछा है, जिसका पूछा है उसका ले सकते हैं, सी का इनकम। तो आप डायरेक्ट लिखिए 180 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, समझे कि नहीं, टोटल इक्वल टू दिस वन 86,000। तो 180 इक्वल टू कितना होगा, अगर 430 86,000 के बराबर है तो 180 कितना होगा। तो आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है इसको। 180 अपॉन कितना है 430, 0 0 कैंसल, 43 का डबल होता है 2, 18 दूनी 36, 36,000 आंसर देख लीजिए है उसमें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का देखते, 4 को देखते हैं हम लोग, लास्ट जो इसमें ये नंबर है ना। 3 का समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन रिड्यूस बाय 10%, आफ्टर दिस ऑपरेशन द नंबर विल बी। क्या होगा, नंबर इंक्रीज होगा, नंबर डिक्रीज होगा। हालांकि मैंने आंसर लिखा है डायरेक्ट, बट ऑप्शन में क्या क्या था, इंक्रीज बाय समथिंग, डिक्रीज बाय समथिंग, फिर इंक्रीज बाय, या कोई चेंज नहीं होगा। तो जनरली हम क्या लगता है, अरे 10% बढ़ा है फिर 10% कम कर दिया, बात तो एक ही हो गया। जी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते।
ये नहीं होता है, वैल्यू में काफ़ी चेंज होता है ना। 100 में अगर 10% बढ़ा है तो 110, अगर 10% कम किए तो कितना हो जाएगा, 11 कम करना पड़ेगा, यानी 99 हो जाएगा, आपको डायरेक्ट 100 नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट आपको वो लिख देना है। चलिए समझ तो गए होंगे कि आंसर कितना हो जाएगा, बट ठीक है, फिर भी हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज, जब भी ऐसा रहेगा ना कि किसी भी वैल्यू में 10% इंक्रीज किया गया है ना, 10% इंक्रीज किया गया, तो आप उस वैल्यू में सपोज वो नंबर है x, उसमें 10% इंक्रीज किया गया, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं इसका 110%। अगर किसी भी लिखा हुआ है 10% डिक्रीज किया गया है ना, तो आप लिख सकते हैं उसका 90%, है ना। जब भी लिखा है कि अगर 20% या 25% इंक्रीज कर दिया गया, तो आप क्या लिखेंगे, x का 120% इंक्रीज की हुआ है ना। अगर 20% डिक्रीज हुआ है तो आप क्या लिखेंगे, x का 80%, वैल्यू सेम ही आएगा। एक तो तरीका ये है कि आप x का 10% निकाले, वट जो भी आया उसको x में ऐड करें, या डायरेक्टली आप 110% निकाले, उससे थोड़ा जल्दी बनेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, नंबर इज क्या लिखा है, नंबर इंक्रीज किया गया कितना, 10% से, देन उसको रिड्यूस किया गया 10% से। तो देखिए वैल्यू कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं 100 है वो वैल्यू, ठीक है, 100 है वैल्यू, उसमें क्या बोला गया है, 110% इंक्रीज किया गया, तो हम लिख सकते हैं 110%, 110% लिख सकते हैं ना। उसके बाद फिर क्या बोला है, 10% डिक्रीज किया गया, वैल्यू हमने याद रखिए, स्टार्टिंग में हमने नंबर 100 माना है, फिर कम किया गया, कम कर दिया हमने, तो ये 00 कैंसिल हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आया, 99। तो स्टार्टिंग में कितना था, 100, अभी कितना हो गया, 99। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, कितना से डिक्रीज हुआ, 1% से, चूंकि 100 था अभी 99 हो गया, तो हम बोल सकते हैं डिक्रीज बाय कितना, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय ओरिजिनल नंबर इनटू 100, तो इतना परसेंट डिक्रीज हुआ, यानी कि 1% डिक्रीज हुआ, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। चलिए मैंने जैसा बताया था कि क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा, तो मैं अभी आपको जैसे कि यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज से याद आया, ठीक है, एक और फॉर्मूला है, आप हो सके तो नोट डाउन कीजिए, आगे बहुत काम आने वाला है, कि जब भी ऐसा लिखा जाए इंक्रीज या मोर, है ना, और परसेंट में पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास दो वैल्यू रहेगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि पहले किसी जगह पे रेंट था 7000, फिर अभी उसका रेंट हो गया 7700, तो आपको बताना कितना परसेंट से इंक्रीज हो गया, तो ये बढ़ा है ना, कितना से बढ़ गया है, 700 से बढ़ गया। तो आपको ऐसे केस में क्या करना है कि दोनों का जो डिफरेंस, आपके पास दो वैल्यू होंगे, डिफरेंस अपॉन जो लेसर अमाउंट होगा, तो ये दोनों में लेसर अमाउंट कौन सा है, ये लेसर अमाउंट होगा, इंटू 100 कर देंगे, आप यहां पे लेस वैल्यू लिखेंगे, इंटू 100 कीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या मैंने क्या बोला, जब भी इंक्रीज परसेंट या मोर परसेंट जब भी आपसे पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, दो वैल्यू आपके पास रहेगा, उन दोनों का डिफरेंस लिखना है, डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय लेसर वैल्यू। कब, इंक्रीज परसेंट या मोर परसेंट के केस में। जब भी लिखा रहेगा डिक्रीज परसेंट, जब भी आपसे पूछा जाए डिक्रीज परसेंट या डिक्लाइन परसेंट या लेस परसेंट, जब भी ये पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, अगेन फिर से डिफरेंस लेना है, बट कंपैरिजन जो है मोर वैल्यू से करना है, इंटू 100, ये रहेगा आपका आंसर। तो ये दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा, आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है, स्पेशली डेटा इंटरप्रिटेशन के केस में, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन में बता दिया जाता है ये वैल्यू इस वैल्यू से कितना परसेंट ज्यादा है, तो उस केस में आपको डिफरेंस लेना है अपॉन व्हाटएवर, ज्यादा पूछा है तो लेसर वैल्यू लेना है नीचे में, और लेसर पूछा है, लेस परसेंट पूछा है, तो आपको ज्यादा वैल्यू लेना है। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा। चलिए अभी हम लोग ये 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन कैसा रहता है। चलिए अभी आगे ये क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय कितना, 25%। हाउ मच परसेंट मस्ट अ कार ओनर रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल। इसमें क्या लिखा है कि पेट्रोल का जो प्राइस है वो 25% बढ़ गया, पहले जो प्राइस था उससे 25% उसमें बढ़ गया।
अभी लिखा है कि अभी बढ़ गया प्राइस, तो उसमें ये लिखा है कि एक कार ओनर को जो भी वो पहले पेट्रोल कंज्यूम करते थे उसमें कितने % की कमी की जाए ताकि उसका जो पहले जो एक्सपेंडिचर था और अभी का जो एक्सपेंडिचर है दोनों सेम हो जाए। पहले जो खर्चे था अभी भी वो खर्चे सेम। मान लेते हैं पहले वो ये 100 रुपए का पेट्रोल वो परचेज करता था, 100 रुपीज का पेट्रोल परचेज करता था। अब प्राइस कितना बढ़ गया? 25%। अब इसी पेट्रोल का प्राइस कितना हो गया? 125 रुपया हो गया ना। 25% अगर बढ़ गया तो इसी पेट्रोल का प्राइस कितना हो जाएगा? 125 रुपया। अब क्या बोला गया कि उसको खर्चे कितना करना है? उसको खर्चे 100 रुपए ही करना है। तो नो डाउट उसको कंजम्पशन में कमी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये कमी करना पड़ेगा। और याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि जब भी लेस % पूछा जाए यानी कमी % पूछा जाए, जब भी कि कितना कम खर्चे करे उस कमी का % बताओ, है ना। जब भी लेस बोला जाए कि लेस % कितना कंजप्शन अब है ना, उसको खर्चे में थोड़ा कमी करना पड़ेगा, उस कमी का % पूछा है ना। तो उस % को जब भी बोला जाए तो आपको क्या करना है कि दो वैल्यू आपके पास रहेंगे, उन दोनों का डिफरेंस लेना है। और जब कम का पूछा है, डिक्रीज का पूछा है, डिक्लाइन का पूछा है, लेस का पूछा है, ठीक है, तो आपको उस केस में नीचे में जो दोनों का मोर वैल्यू होगा, जो ज्यादा वाला वैल्यू होगा वो लिखना है। अदरवाइज अगर ऐसे समझना है तो ये था कि 125 रुपए में उसको 25 रुपए कम करना है। किससे? 25 रुपए उसको कम करना है। कितने से? 125 से। दैट्स वाई कि 125 से कंपैरिजन होगा यहां पे, तो इंटू 100, तो ये % अपना निकल जाएगा। यानी कि उसको अपने कमी कितना % की कमी करनी पड़ेगी कंजम्पशन में? उसको 20% जो, क्योंकि अभी चूंकि वैल्यू ये हो गया ना 125, इसमें अगर वो 20% कम कर दे तो जो पहले वो खर्चे करता था और अभी वो जो खर्चे करेगा वो सेम होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या है? अ लैंड ऑनर इंक्रीज द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। उसके पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है। अब उसमें क्या बोला गया है? इसमें वो इंक्रीज हो गया कितने से? 10% से ये इंक्रीज हो गया और ये 20% से इंक्रीज हो गया। तो आपको बताना है कि % चेंज इन द कॉस्ट ऑफ द प्लॉट कितना होगा। तो वही होगा जो % चेंज जो एरिया में होगा वही उसका कॉस्ट में होगा, क्योंकि जो उसका कॉस्ट रहता है वो क्या रहता है? स्क्वायर मीटर के हिसाब से ही होता है ना, यानी एरिया के हिसाब से होता है। तो क्वेश्चन में अल्टीमेटली ये पूछा है कि इसका एरिया में % चेंज कितना होगा। एक काम करें, दो तरीके से इसको बनाते हैं, या 2 या 3 तरीके से। हमें कुछ वैल्यू ऐसा ले लेना है ना कि ये अल्टीमेटली 100 आ जाए। तो मान लेते हैं लेंथ जो है ना ये 10% इंक्रीज हो गया, लेंथ है 20 और ब्रेड्थ है इसका 5 मान लेते हैं, है ना। तो 20 इंटू 5, तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर का? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो क्या हो जाएगा? 20 इंटू 5 दैट इज 100, यानी ये पुराना एरिया था। अभी क्या बोला है? 10% बढ़ गया। तो अभी 10%, 20 का 10% 10% कितना होता है? 2 ही होता है ना। अभी कितना हो गया? 22। और 5 का 20% बढ़ गया। अच्छा 5 का 20% कितना हो जाएगा? 1 ना, तो +1 कर देंगे यानी कि 6। तो अभी एरिया क्या निकलेगा? 22 इंटू 6 यानी कितना? 132। पहले एरिया कितना था? 100। अभी एरिया कितना हो जाएगा? 132। पहले सपोज एक 1 स्क्वायर मीटर 1 रुपी स्क्वायर मीटर के हिसाब से लेता था, तो 100 रुपीज पहले कॉस्ट होगा। अभी कितना हो गया कॉस्ट? 132। यानी कितने की बढ़ोतरी हो गई? 32% की। यानी कितने का इंक्रीमेंट? 32%। तो कितना बढ़ गया? ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा एक फॉर्मूला होता है इसमें, ठीक है, दूसरा एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले को नोट डाउन कर, मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला जब भी उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मैं फॉर्मूला भी आपको बताते रहूंगा। और जनरली देखा जाए तो इसमें फॉर्मूला अगर आप नहीं भी यूज करेंगे, मान लीजिए एग्जाम में अगर आपने फॉर्मूला भूल गए तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं।
हमें ये ध्यान रखना है कि उसको किसी ना किसी तरीके से 100 के फॉर्म में ले आए या 100 के फॉर्म में पहुंचा दे। जैसे अभी मैंने क्या किया, रेक्टेंगुलर प्लॉट को एक तरफ 20 ले लिया, एक तरफ 5 ले लिया, तुरंत मल्टीप्लाई कर दिया, 100 हो गया। अब उसको कितना परसेंट इंक्रीज हुआ डिक्रीज हो वो करने में आसानी हो जाता है। दूसरा, अगर आपको परसेंट ये फॉर्मूला याद रखना है तो परसेंटेज चेंज इन एरिया का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, इतना परसेंट चेंज होगा। अब इसमें क्या करना है, अभी देखिए x और y क्या है, जो परसेंटेज लेंथ और ब्रेड्थ में इंक्रीज हुआ है उसमें, तो ये 10 प्लस वाई ब्रेड्थ ले लेते हैं प्लस 10 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, डायरेक्ट ये आपका आंसर दे देगा, यानी 30 प्लस 2 32% आंसर। तो ये डायरेक्टली आंसर आपको दे देगा अगर फॉर्मूला आपको याद है तो। और ये फॉर्मूला सिर्फ ऐसा नहीं है कि परसेंटेज चेंज इन एरिया में ही काम आता है, और भी बहुत सारी जगह है। जैसे सपोज कभी सक्सेसिव डिस्काउंट देना है तो वहां पे क्या करना है, डिस्काउंट के टाइम पे आपको प्लस नहीं लिखना है, माइनस लिखना है ना। सपोज 10% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट है तो ओवरऑल कितना डिस्काउंट हुआ, तो आप यहाँ 10 20 की जगह पे प्लस की जगह पे माइनस में लिखेंगे, -10 -20 फिर प्लस -10 इंटू -20, देन आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, वैसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे, बट फिलहाल ये ध्यान रखना है कि ये जो परसेंटेज चेंज होता है ना वो और भी जगह पे काम आता है, ये सिर्फ एरिया में ही नहीं काम आता है, बहुत जगह काम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 10,000। किसी विलेज का पॉपुलेशन है 10,000। ध्यान से देखिएगा, इफ द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10% इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल कितना बढ़ रहा है, 10% से उसका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। 20% इन द सेकेंड ईयर, दूसरे साल कितना 20% बढ़ गया, उसका पॉपुलेशन 20% बढ़ गया। एंड ड्यू टू मास एक्सोडस, यानी कहीं पे पलायन हो गया बहुत ज्यादा, तो इट डिक्रीजेज बाय 5% इन थर्ड ईयर, तीसरे साल में क्या हो गया 5% से वहां पॉपुलेशन कम हो गया। तो आपको बताना व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 साल, यानी 3 ईयर के बाद जो पॉपुलेशन है वो कितना होगा। सी, पहले साल कितना हो गया 10% बढ़ गया, तो हम ये लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। अब ये व्हाटएवर सॉल्व करके कुछ भी आएगा फ्रेंड, ठीक है ना, कुछ भी आएगा, एक वैल्यू तो आएगा, वही एक साल के बाद का पॉपुलेशन होगा। तो दूसरे साल क्या बोला है 20% फिर डिक्रीज इंक्रीज हो गया, तो फिर आप इसी में 120% कर दीजिए, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। एंड तीसरे साल क्या बोला है 5% से डिक्रीज हो गया, तो इतना हो जाएगा, है ना, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो ये सॉल्व करते हैं, चलिए 00 ये कैंसिल हो गया, ये जीरो ये भी कैंसिल हो गया। अब इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना, तो 12 इंटू 95 में पहले करता हूँ, 12 25 60 1140 और इंटू क्या है 11। अब 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, 4 1 5 1 1 2 1, तो दिस इज योर आंसर 12540। तो ये था 7 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना इंक्रीज हुआ उतना परसेंट, और जितना डिक्रीज हुआ है तो 100 में उतना कम कर देना है, यानी 5% डिक्रीज हुआ है तो 95% लिखना है। आई होप कि ये समझ में आ गया, और ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करिए, थोड़ा जल्दी होगा, से एक्स लेके भी कर सकते हैं, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा प्रोसेस, तो बेटर है कि इस तरीके से करिए इसका। चलिए कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसा है। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ नंबर इंक्रीज बाय 25%, है ना, एंड द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर डिक्रीज बाय 30% इज 22। अच्छा, इसमें क्या दिया है, डिफरेंस दिया है कि एक वैल्यू है जिसका 25% इंक्रीज कर दिया जाए और डिक्रीज कर दिया जाए 30%, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 22 है, तो व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। सर अगर देखा जाए ना तो क्वेश्चन जो है ना मतलब लैंग्वेज थोड़ा अलग तरीके का लिखा है, बट क्वेश्चन बहुत इजी है। यानी कि एक नंबर है, ठीक है, उसको कितना 25% इंक्रीज कर दिया गया, तो और इधर कितना 30% डिक्रीज कर दिया गया, तो इन दोनों के जो बीच का जो गैप है ना वो कितना है 22। तो क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन आसान है, आप इस तरीके से अगर समझेंगे ना तो क्वेश्चन यहीं पे बन गया। अब x की जगह अगर 100 मान लिया जाए तो नंबर क्या हो गया 25 बढ़ाने के बाद 125, और 30 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 70। दोनों का डिफरेंस यहाँ पे क्या दिया है 22, जबकि यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 55।
आ रहा है ना 55 का डिफरेंस। तो हम बोल सकते हैं अगर इन दोनों को अगर इक्वलाइज कर दिया जाए तो क्वेश्चन क्या पूछा, ओरिजिनल नंबर, यानी कि दिस वन क्या होगा, है ना। अगर 55 जो है अपना 55 22 के बराबर है तो 100 कितने के बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22/55 इंटू 100, दिस इज योर आंसर 40। कितना सिंपल था। क्वेश्चन ये है कि एक नंबर में 25% बढ़ा दिया गया और उसी नंबर में 30% कम कर दिया गया, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 22 है। तो आपको करना क्या, 100 लेना है, एक 125 और 70 है, यहाँ डिफरेंस 55 है जबकि एक्चुअली क्वेश्चन में दिया 22 है, तो दोनों को इक्वलाइज कर देना है, तो 100 इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा। तो परसेंटेज के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, इस 100 को हमेशा लेके चलिए, बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। इफ 12% ऑफ 75% इज ग्रेटर देन 5% ऑफ अ नंबर बाय 75, द नंबर इज, अगेन है तो सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा लैंग्वेज इधर उधर करके दिया। 12% ऑफ, तो जैसे जैसा दिया है ना वैसा वैसा लिखिए, 12% ऑफ 75%, अब देखिए 75% की जगह 3/4 भी लिख सकते थे। इज क्या बोला है, ग्रेटर देन कितना, ग्रेटर देन 5% ऑफ अ नंबर बाय कितना 75। ओके, तो ये जो है ना, मतलब x एक वो नंबर है, उसका ये दिया है। अब x का जब 5% करते हैं ना, तो ये नंबर बोल रहा है कि बड़ा है कितने से, 75 से, तो ये बड़ा है। अभी हमें पता है कि मैथ में जब तक कि आप इक्वलाइज नहीं करेंगे, इक्वल का साइन नहीं देंगे, तो बनेगा कैसे, नहीं बनेगा ना। तो आपको क्या करना है, इक्वलाइज, इक्वल कब करेंगे, अब ये तो 75 बड़ा है ना, तो एक काम करेंगे, अगर इधर हमने 75 बढ़ा दिया, अब इक्वल हो गया ना। अब देखते हैं सॉल्व करके, ये कितना हो गया, आपको पता है 3/4 पहले भी डायरेक्ट लिख सकते थे हम लोग 3, तो ये कितना हो गया 9x/100, और उधर माइनस इधर कर देते ना 5x/100 इक्वल टू उधर क्या बच गया 75, यहां क्या बचा 4x/100 इक्वल टू 75, तो x विल बी व्हाट 75 इंटू 100 डिवाइड बाय 4, 25 इंटू 75 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1875, दिस इज योर आंसर, है ना, वही आंसर है। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि जैसा लिखा है ना एज इट इज वैसे लिखिए, 12% इंटू 75%, वो बड़ा है कितना x, वही सेम नंबर अगर x माना तो उसका 5%, 75 बड़ा है, ये बड़ा है तो नो डाउट उधर बड़ा करेंगे, या तो आप इधर -75 लिख देते तो इक्वल हो जाता दोनों, या तो उधर 75 प्लस कर दिए तो दोनों इक्वल हो गया। अब हम इक्वेशन को सॉल्व कर लिए, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। इफ ए सैलरी इज 50% मोर देन बी सैलरी, देन बाय व्हाट परसेंट बी सैलरी इज लेस देन ए सैलरी। ये क्या बात हो गई, ए का सैलरी 50% बी की सैलरी से ज्यादा है, तो बी की सैलरी ए से कितना कम होगी, 50 ही होगा ना। ए अगर 50 ज्यादा है बी से, तो बी जो है 50 कम होगा, नहीं ऐसा नहीं कर सकते आप, है ना। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि 100 में 10 बढ़ा दिया जाए 110, तो क्या 110 में अगर 10% कम करेंगे तो क्या 100 आता है क्या, नहीं। तो उसी तरह ए की सैलरी बी की सैलरी से अगर 50 कम है तो बी की सैलरी ए की सैलरी से 50% कम होगा, ये नहीं कह सकते हम लोग, है ना। अगर ए की सैलरी बी की सैलरी से 50% कम है, ऐसा नहीं कह सकते। तो चलिए अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा है, ए की सैलरी बी की सैलरी से 2 ही परसेंट है ना, ए बी कितना परसेंट ज्यादा है 50, कौन ज्यादा है ए ज्यादा है, तो हम लिख लें इसको 150 और 100 हो गया ना 50% ज्यादा। अब क्या बोला है, बाय व्हाट परसेंट बी सैलरी इज लेस देन ए सैलरी। ध्यान देना फ्रेंड, लेस परसेंट यहाँ पे पूछा है मैंने आपको, और प्लीज ध्यान रखिएगा, रिमेंबर वो जो फॉर्मूला मैंने बताया है वो काफी यूजफुल है और बहुत जगह काम आता है। तो अभी देखिए यहाँ पे लेस परसेंट पूछा है आपसे, 2 वैल्यू है ना, आपको क्या करना है डिफरेंस लेना है, डिवाइड बाय लेस के केस में मोर वैल्यू यानी 150 नीचे रखना है इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 100/3 दैट इज 33 एंड 1/3%।
इतना परसेंट जो है बी की सैलरी ए की सैलरी से कम है ना। तो समझ में आया फ्रेंड। टोटल 10 क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया, परसेंटेज के बेसिक को देखा हमने। अभी नेक्स्ट